हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज 5वां अध्याय है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले विषय विस्तार को देख लेते हैं। पहले रासायनिक सूत्र देखेंगे। रासायनिक सूत्र के प्रकार को देखेंगे, जिसमें हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, संरचनात्मक रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे, रासायनिक समीकरण देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण को देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे। इसके बाद वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होंगे, जिसमें हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इसके बाद देखेंगे ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार के होगा, एकल विस्थापन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे उत्क्रमणीय एवं अनुक्रमणीय अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को भी देखेंगे, संक्षारण को देखेंगे, विकृत गंधिता देखेंगे, किण्वन देखेंगे। जिसमें हम पहला देखेंगे रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। तत्वों, अणुओं एवं यौगिकों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित तत्वों, उनके परमाणुओं की संख्या एवं अनुपात तथा परस्पर संयोजन की प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक सूत्र को देखते हैं। रासायनिक सूत्र में अगला पॉइंट ये है, तत्वों के रासायनिक प्रतीक, संख्याएं, कोष्टक, ब्रैकेट्स, कोमा, योजक चिन्ह, वियोजक चिन्ह आदि द्वारा प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र के प्रकार को देखेंगे। रासायनिक सूत्र यौगिकों की रासायनिक संरचना को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए किसी यौगिक के मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र लिखे जा सकते हैं। जैसे इसमें रासायनिक सूत्र के प्रकार को देख लेंगे। जैसे हो जाएगा पहला मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, संरचनात्मक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में हो जाएगा किसी पदार्थ यौगिक का समानुपाती सूत्र, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम रूप पूर्ण संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है। यह सूत्र किसी यौगिक में सम्मिलित तत्वों के समानुपाती की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता। यौगिक अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र। यौगिक जैसे ले लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है अणुसूत्र ये C4H10 और इसका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र C2H5। ऑक्टेन का हो जाएगा C8H18 और इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C4H9। इसके बाद देखते हैं अणुसूत्र। किसी यौगिक का अणुसूत्र उसके एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों एवं उनके परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। यौगिक के बारे में समझते हैं। यौगिक जल हो जाएगा H2 हो जाएगा इसका अणुसूत्र, और अणुसूत्र से प्राप्त किया जाने जानकारी, जैसे जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से निर्मित होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित होता है। इसके बाद समझते हैं संरचनात्मक सूत्र। किसी यौगिक के संरचना सूत्र से यौगिक के परमाणु के परस्पर संयोजन प्रतिरूप का ज्ञात होता है। संरचनात्मक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक की आणविक संरचना का चित्रात्मक निरूपण है। यह दर्शाया जाता है कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु किन अन्य परमाणुओं से तथा किस प्रकार रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़े हुए हैं। किसी यौगिक के संरचना सूत्र को 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें हो जाएगा जैसे पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और दूसरा हो जाएगा रेखा बंध संरचना सूत्र। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र में कौन हो जाएगा। इस सूत्र में विभिन्न परमाणु के मध्य रासायनिक बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जल का हो जाएगा इसमें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दर्शाएंगे। अमोनिया में हो जाएगा, ये अमोनिया के लिए हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो जानते हैं, CO2 होता है और अमोनिया का होता है NH4। इसे यानी कि उतने बिंदुओं से एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दर्शाएंगे। एक बिंदु यानी कि इस तरह का बिंदु जो होगा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, व्यक्त करता है। इसके बाद दूसरा है इस सूत्र में क्या होगा, जैसे इसमें रेखा बंध संरचना सूत्र में होगा। इस सूत्र में परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध दर्शाने के लिए रेखाओं और बंधों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल का हो जाएगा H2O का हो जाएगा ये, अमोनिया का हो जाएगा NH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हो जाएगा ये। एक रेखा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है। इसके बाद कुछ देख लेते हैं रासायनिक सामान्य नाम और रासायनिक नाम और सामान्य सूत्र। जैसे जल का होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2 होता है रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 होता है। अनाज का एल्कोहल होता है एथेनॉल C2H5OH।
और हाइपो का हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3। हास्य गैस का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चूना का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। चूना पत्थर यानी संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्विक सिल्वर का हो जाएगा मरकरी Hg। साल्ट पीटर का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नमक का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। कास्ट स्पिरिट का हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल CH3OH। इसके बाद सामान्य नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। शुष्क बर्फ का हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मार्स गैस का हो जाएगा मीथेन CH2। सिलिका का हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। लिथार्ज को कहते हैं लेड ऑक्साइड PbO। जंक का हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। बुझा चूना को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH आउट ऑफ 2। जिप्सम का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2। सोडा ऐश का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नीला थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। फास्जीन का हो जाएगा कार्बोनिल डाइक्लोराइड CuSO4.5H2O। ये सब का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम इसका क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तथा उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला नए पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और जो नया बनेगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया तब संभव होती है जब अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य नए रासायनिक बंध बनते हैं अथवा पहले से बने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के संयोग से जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये दोनों कहलाएगा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। जो नया जल बना ये कहलाएगा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा एक हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु परस्पर संयोगक बंधनों, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु परस्पर संयोजक बंधों के माध्यम से जल का निर्माण करते हैं। स्पष्ट है कि जल उत्पादन का रासायनिक गुणधर्म हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिकारक के रासायनिक गुणधर्मों से भिन्न है। रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण के आधार क्या है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है अथवा नहीं, इसका कुछ निश्चित आधारों पर परीक्षण किया जा सकता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हों तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया होंगी। जैसे अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद के रंग में परिवर्तन, तीसरा हो जाएगा गैसों का उत्सर्जन, ध्वनि अथवा प्रकाश की उत्पत्ति, पदार्थ की गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण को देखते हैं। रासायनिक सूत्रों योजक प्लस चिन्ह एवं वियोजक माइनस चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण संपूर्ण एवं जटिल अभिक्रिया को सरल रूप में प्रदर्शित करता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक पक्ष यानी कि रिएक्टेंट साइड, दूसरा होता है एवं उत्पाद पक्ष यानी कि प्रोडक्ट साइड। ये दोनों भाग क्या तीर चिन्ह यानी कि तीर जो है ये तीर चिन्ह के द्वारा पृथक होते हैं और सभी अभिकारकों को योजक चिन्ह से जोड़ते हुए तीर के पीछे अर्थात बाईं ओर लिखा जाता है तथा सभी उत्पादों को योजक चिन्ह से जोड़ते हुए तीर के आगे दाईं ओर लिखा जाता है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका होता है। आगे समझते हैं कि संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। इसमें एंटनी लोबाइजियर द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारक से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन का भी उल्लेख होता है। वे उत्पाद जो ओबिलय होते हैं उनके पश्चात जो चिन्ह लगेगा नीचे की ओर
और गैसीय उत्पाद के पश्चात तीर चिन्ह ऊपर की ओर लगा का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण हम सब जैसे समझते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का परस्पर अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये है इसका शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण तो जो वहां लिखा रहता है वही रहता है। तो संतुलित समीकरण को देखते हैं कि ये जैसे Zn हो जाएगा H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया कराए तो क्या बना ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो गैस है तो ऊपर की ओर तीर लगा देंगे। अच्छा, अभी समीकरण को संतुलित करना आसान काम है। जिंक का एक परमाणु है तो यहाँ भी दूसरे साइड भी जिंक का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु तो दूसरे साइड भी हो जाएगा, और सल्फर का हो जाएगा एक परमाणु तो दूसरे साइड भी एक ही परमाणु होना चाहिए। ऑक्सीजन की एक परमाणु, सॉरी 4 परमाणु है तो दूसरे साइड भी 4 परमाणु ही होना चाहिए, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये देख लें समीकरण, ये असंतुलित समीकरण है और ये संतुलित समीकरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम सब देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद देखेंगे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं, अलग अलग है ये दोनों। इसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहला देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 2 चीज मिलकर, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये मिलके बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 2 चीज मिलके एक चीज का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, संयोजन। संयोजन मतलब जुट गया, 2 चीज जुट गया। जैसे यौगिकों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल ले लिए तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ले और ऑक्सीजन ले तो ये बना देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। समझते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के प्रभाव से 2 अथवा 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उपर्युक्त अभिकारकों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। पहला है ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तो पहले 1 नंबर में देख लेते हैं ऊष्मीय वियोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिकों को ऊष्मा प्रदान करने यानी कि गर्म करने पर वह 2 अथवा 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोराइड को अत्यंत गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि अपघटित हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड ये है, पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म कर दें हम सब तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो यह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो यह वियोजन अभिक्रिया जो हो जाएगा प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हो जाते हैं तो ये क्या होंगे, अपघटित हो जाते हैं, यानी कि उपस्थिति में ये अपघटित। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखे तो ये चांदी यानी कि Ag और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को यदि रखें तो ये हो जाएगा चांदी और ब्रोमीन में टूट के अलग हो जाएगा। उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं श्वेत श्याम छाया चित्रण के प्रयोग की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। विद्युत अपघटन क्या है, किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन के संघटक तत्व अपघटित हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन हो जाता है, परिणाम स्वरूप कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एवं एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे जल ले लेते हैं, यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्थापन। अच्छा, विस्थापन से ही पता चलता है कि किसी को क्या करना, डिस्प्लेसमेंट कर देना। डिस्प्लेसमेंट मतलब, प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थापित करना, जबकि डिस लगा है, डिस नेगेटिव वर्ड है, मतलब उसको हटा देगा। जैसे हम सब समझते हैं, जैसे ए तत्व को कोई भी तत्व मान लेते हैं ए, और ये ए बी अलग अलग है तत्व, इसमें से क्या करेगा, ए कर लेगा सी के साथ और बी को क्या करेगा, अलग कर देगा। जबकि ये दोनों साथ था, अब ए और सी साथ हो जाएगा, अब बी को कर दिया अलग, यानी कि उसके जगह से हटा दिया। तो इसे यहां से भी समझ लें इसको। आगे समझते हैं
धातुएं एवं अधातुएं दोनों विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। धातु भी भाग लेते हैं और अधातुएं दोनों भाग लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। अगला समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयनों को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अच्छा, एकल विस्थापन में क्या होगा, एक का ही क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे तांबा लें और सिल्वर नाइट्रेट लें, से क्या हो जाएगा, सिल्वर को प्रतिस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर देगा। जैसे ये कॉपर ले लिए और सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, तो ये सिल्वर अलग हो गया और कॉपर क्या हो गया, नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर अलग था और कॉपर इसके साथ था नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर हो गया अलग और ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, सी सट गया उसके साथ। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर को प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 का निर्माण करता है और नीले विलयन का रंग हरा तथा कील का रंग क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। द्विविस्थापन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः जलीय विलयन में संपन्न होती है जहां आयन उपस्थित होते हैं। उदाहरण समझते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में सिल्वर यानी कि Ag+ तथा सोडियम Na+ आयनों का परस्पर विस्थापन हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ इसका है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं और सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट, यानी कि दोनों को क्या कर, दोनों एक दूसरे में मिल गया। जैसे यहाँ Ag और Cl मिल गया और Na था NO के साथ हो गया, NaNO3 बना लिया, यानी कि दोनों विस्थापित हो गया, इसलिए इसे द्विविस्थापन भी कहते हैं। आगे समझते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। यह अभिक्रिया मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में संपन्न होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं अन्य तत्वों के मध्य रासायनिक बंधों की संरचना में परिवर्तन से मूल यौगिक के समावयवी यौगिकों का निर्माण होना पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाता है। दो समावयवी यौगिकों में प्रत्येक तत्व के समान परमाणुओं की संख्या समान होती है परंतु उनकी परमाणुिक संरचना भिन्न होती है। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट क्या है, ये यूरिया का सूत्र है, इसको याद रखना है, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। उत्कर्मणीय एवं अनुकर्मणीय अभिक्रियाएं। अनुकर्मणीय अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ है जिसे उल्टा किया जा सके, यानी कि जिसे फिर से हम सब बना सके, उल्टा किया, रिवर्स किया जा सके। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात अभिकारक परस्पर अंतर क्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं और उत्पादन परस्पर अंतर क्रिया करके पुनः अभिकारक का निर्माण करते हैं, यही कहलाता है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। इस प्रकार के अभिक्रिया को दो विपरीत एवं आधे तारों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये बन गया क्या, अमोनिया। इसे हम फिर से यदि रिवर्स करें तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुकर्मणीय अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ है जिसे उल्टा नहीं किया जा सके। वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशीय होती है अनुकर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिकारक परस्पर अंतर क्रिया करके उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं परंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये इसी को कहते हैं क्या, अनुकर्मणीय अभिक्रिया। जैसे हो जाएगा, सोडियम ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, यदि इसको रासायनिक अभिक्रिया करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस, फिर से ये नहीं होगा, यानी कि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मीथेन और ऑक्सीजन के ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सर्व प्रमुख उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समझते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यदि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है, ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा ये। तो ये तो पेड़ पौधा में होता है, हम सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके विपरीत वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा यानी कि मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं दहन, कोयला, पेट्रोलियम, कास्ट, लोहे में जंग लगना, कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण एवं कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आगे समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ठोस लवणों का पिघलना, ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो तो इसे उस पदार्थ का ऑक्सीकरण अथवा अपचयन कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो अथवा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो इसे उस पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करें तो ये हो जाएगा क्या? CuO तो इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? Cu है, तो ये क्या करेगा? H2O बना लेगा और इससे क्या बन जाएगा? यदि Cu प्लस हाइड्रोजन H2 का कॉपर अपचयन मतलब कराया जा तो ये हो जाएगा Cu और प्लस H2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण को समझ। संक्षारण क्या है? लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं का अम्लों, वायु एवं आर्द्रता आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धातुएं अपने चारों ओर के वायुमंडल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अथवा सल्फाइड के मिश्रणों का निर्माण करती है। तो धातुओं का संक्षारण का कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे धातु ले लेते हैं, जैसे लोहा क्या करेगा? लोहा है, ये इसमें यदि नमी युक्त, जैसे नमी युक्त ऑक्सीजन भी रहे और क्या है हाइड्रोजन भी रहे, ऑक्सीजन रहे और जल रहे, तो इसमें क्या करेगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और लोहे पर लाल भूरे रंग का एक परत क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसके बाद जैसे चांदी को ले लेते हैं, सिल्वर ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? सिल्वर सल्फाइड और जल ये क्या करता है? बनाता है और ये काला रंग का हो जाता है। चांदी पर काले रंग की परत क्या हो जाती है? जम जाती है। जैसे तांबा ले लें, तांबा प्लस ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल नमी युक्त ये रहेगा तो ये बना देगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देगा, यानी कि इसमें टूट जाएगा। तो और तांबे का रंग कैसा हो जाएगा? तांबे का रंग मतलब उस पे परत जम जाएगा हरे। अच्छा, इसका संक्षारण रोकने का कुछ विधि भी है। जैसे देखते हैं विद्युत के द्वारा लेपन करके लोहे एवं इस्पात निर्मित वस्तुओं पर जस्तीकरण करके मिश्र धातुओं का निर्माण करके धातुओं की बाह्य सतह पर पेंट, बर्निश, तेल, ग्रीस आदि संयुक्तों का लेपन करके इसे बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं विकृत गंधिता। वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे जाते हैं तो वायु, प्रकाश, आर्द्रता यानी कि जल अथवा जीवाणु के प्रभाव से उसमें दुर्गंध यानी कि उत्पन्न हो जाती है, जो मुख्यतः वसा अथवा तेल तथा ऑक्सीजन के मध्य एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसे वसाओं का ऑक्सीकरण कहा जाता है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय हैं। जैसे तेल एवं वसाओं को तथा तेलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। यही कारण है कि चिप्स के पैकेट में सामान्य वायु के स्थान पर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला देखते हैं तेलों एवं वसाओं को सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से दूर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। वसा युक्त खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन की दर धीमी करने के लिए ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं। किण्वन समझते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञान लुईस पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया कि किण्वन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे यीस्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। यीस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। किण्वन का प्रयोग शराब अथवा एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? यानी कि दर्शाता है पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम रूप एवं संख्या का अनुपात। किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? अणुसूत्र के द्वारा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि दोनों ओर क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों तथा अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? उत्पादों एवं अभिकारकों का द्रव्यमान समान होता है। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रियाएं
कहलाते हैं कौन? संयोजन अभिक्रिया। दही को दूध में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जैसे जल का वाष्प में बना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि दही जमना, फल का पकना, कोयले का जलना, ये सब क्या है? अच्छा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कुछ होता है याद करने का तरीका, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा जैसे किसी चीज में वो बदला फिर से वापस नहीं हो सकता है। जैसे कागज को यदि हम जला दिए तो फिर से कागज जले हुए से नहीं बन सकता है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जबकि बर्फ को यदि ठंडा किए तो ये जल बन जाएगा, और बर्फ को यदि गर्म किए तो ये बन जाएगा क्या? गर्म किए तो पहले बनेगा जल, यानी कि द्रव बन जाएगा, और द्रव को फिर से यदि ठंडा किए तो बर्फ बन जाएगा। ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, जिसे हम पुनः यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ गए हैं। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण दें। जैसे ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना, ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादों का उत्पादन पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्क्रमणीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जैसे इसमें से हम सबको ढूंढना है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन गलत है, क्योंकि जल यदि बर्फ बन गया तो वो फिर से जल बन सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और बोल रहा है कि जबकि क्या है? ये गलत है। अगला क्या है? आंतरिक आणविक अपघटन में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन है, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, ये सही है। किसी रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, एकदम नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। आकृति, माप और व्यवस्था में परिवर्तन, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, जबकि ये क्या है? गलत। इसमें 2 सही होगा, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये नहीं होगा। जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर से हम सब इससे चीनी प्राप्त कर सकते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? डैश कहलाता है, डैश परिवर्तन कहलाता है। क्या हो जाएगा? जल को यदि गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों पे हम सब सही कौन है और कौन गलत है, इसकी पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये क्या सही है? तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? सही। जैसे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। तीसरा है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, जबकि अपकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, ये क्या है? सही है। तीसरा। चौथा देखते हैं, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अपकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, ये भी क्या है? गलत। यानी कि ऑप्शन 1 और क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें क्या हो जाएगा? जैसे प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभाजित होना। अच्छा, यदि प्रिज्म है, इससे यदि प्रकाश इधर 7 रंग में निकलेगा, लेकिन यदि फिर से हम यदि उल्टा प्रिज्म लगा दें तो फिर से यदि व्हाइट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? भौतिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जी को यदि पका दें तो फिर से वो सब्जी नहीं बन सकते हैं, मतलब पहले जैसा। ये हो जाएगा क्या? रासायनिक परिवर्तन, यही सही है। जैसे सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, क्या दिक्कत है? सूखा तो भंगुर, फिर से वो गीला हो सकता है, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे नमक का पानी में घोलना, ये सब भौतिक, क्योंकि जबकि हमको पूछा है हमें रासायनिक परिवर्तन, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। पुरानी किताबों के कागज का रंग भूरा किस कारण से हो जाता है? ये हो जाएगा जैसे सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा। सेल्यूलोज क्योंकि किताबें सब क्या होता है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वेत प्रकाश फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो अगले अध्याय में यानी कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।